अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। यस आ रही है मैम। अच्छा, आप लोगों को वाइवा के ग्रुप से सारी चीजें तो मिल गई होंगी। अम, आज हम 2 लेक्चर ट्राई टू कवर 2 लेक्चर्स। जी मैम आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। मैम मैम वाइवा की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं हम सारे। क्यों नहीं देना वाइवा? मैम सारी टीचर्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन ले रही हैं। अब दो दो वाइवा मैम हमारे लिए भी बहुत टफ है। मतलब कि अब इन दिनों हमारा आप सोच सकती हैं नहीं सकती कि कितना हम पे आजकल बर्डन है। इतनी प्रेजेंटेशन और इतने मतलब कि टीचर क्लासेस में प्रेजेंटेशन कंडक्ट करवा रही हैं और सीपी के मार्क्स भी कोई ना कोई प्रैक्टिकल लेके कर रही है, रिसर्च वर्क दे रही हैं। तो दो दो वाइवा का काफी परेशान हो रहे हैं हम सारे। मतलब कि काफी ज्यादा ये बर्डन हो जाएगा हम पे। बच्चे देखें आपके, अगर पहले सेशनल होने थे, उस पर क्विज होता, उसके बाद आपके मिड्स होते और फिर फाइनल्स होते। अल्टीमेटली यू हैव टू गो थ्रू एन एग्जाम, तो वो तो अब आपको देना पड़ेगा। बाकी ये है कि कोविड की वजह से थोड़ी चीज़ें ऑनलाइन ऑनलाइन हुए जा रही हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आए हैं। बट ये है कि आपको अब आप लोगों ने कहा लेक्चर्स कम कर दें, वो मैंने कर दिया है। इससे ज़्यादा मैं मैम तो आपको मुझ के असाइनमेंट आप लोग कॉपी करके लिख देते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हम लोग भी मैम इसी तो आप स्टेज पे क्लास में गुजर के हमसे गए। लाइव प्रेजेंटेशन कंडक्ट करवा लें सबसे। बच्चे, थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट जो वाइवा की डेट्स दे दी गई हैं, यू विल हैव टू गिव वाइवा। ठीक है। आज का लेक्चर शुरू करने लगी हूँ। लेक्चर वुड बी लेंथी बिकॉज आई हैव टू कवर द लेक्चर्स, अदरवाइज विल हैव टू गो फॉर मेकअप क्लासेस, सो जस्ट स्टे फोकस्ड। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंक्लूडेड है। टॉपिक आपको मैंने भेज दिए हैं। 1 to 10 लेक्चर्स हैं, वो सारे टॉपिक उन्हीं लेक्चर्स को कवर करते हैं। चलिए जी, स्टार्टिंग विद द लेक्चर। So we got started with the micro. फ्लोरा के बारे में हमने पढ़ा था। Now we'll look forward towards the laboratory diagnosis. Approach to lab diagnosis, बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड होते हैं और इम्यूनोलॉजिकल या फिर न्यूक्लिक एसिड बेस्ड। बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड्स में ब्लड कल्चर्स आएंगे, थ्रॉट कल्चर्स, स्पूटम कल्चर्स, स्पाइनल फ्लूइड कल्चर्स, स्टूल कल्चर्स, urine cultures and genital tract cultures. We'll look into the brief details about each of these. वुंड एंड एब्सेस कल्चर्स भी लिए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगी विद अ नोन एंटी सीरम। ठीक है, जिसकी सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं एंड यू नो कि कौन सी एंटीबॉडीज हैं वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडीज विद नोन एंटीजेंस, या फिर एंटीजन आपको पता है एंड यू वांट टू नो अबाउट दी एंटीबॉडीज। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेथड्स में पीसीआर वगैरह इंक्लूड हो जाएगा। अप्रोच टू लैब डायग्नोसिस, इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोच होगी और इम्यूनोलॉजिकल दैट इज द सीरोलॉजिकल अप्रोच। इसमें यू हैव टू लुक फॉर द चूज द appropriate specimen हो, प्रॉपरली ऑब्टेन स्पेसिमेन हो, उसकी अमाउंट प्रॉपरली होनी चाहिए, वो स्टेराइल होना चाहिए, उसके साथ और टिश्यूज की कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, और उसकी फॉरेन से ट्रांसपोर्टेशन और फिर स्टोरेज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिलेड। Provide essential information to guide the laboratory personnel according to the specimen. So approaches में आप जो है वो ऑर्गेनिज्म जब आपके पास सैंपल आया,
यू पुट इट ऑन द स्लाइड, उसकी स्टेनिंग करते हैं और उसके बाद अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसका कल्चर लेना है। एक बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम के अंदर कल्चर लिया जाता है। देयर इज सम मीडियम लाइक एगार मीडियम या ब्लड कल्चर है, उसमें ब्लड को एज अ मीडियम यूज करते हैं। एगार एक जो है वो जेल होती है, उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है जी, जब कल्चर आ जाएगा तो कल्चर अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जनरल अप्रोच क्या है, ऑब्टेन अ स्पेसिमेन फ्रॉम द इन्फेक्टेड साइट। उसके बाद आपने उसकी स्टेनिंग की। अब स्टेनिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है। जैसे एसिड फास्ट स्टेनिंग हम जो है वो टीबी के अंदर यूज कर रहे होते हैं। इफ बैक्टीरिया आर सीन इन द ग्राम स्टेन स्पेसिमेन, अगर आपको मिल गया है उस पे, तो आपने देखना है उसकी शेप क्या है। कोका है दैट इज राउंडेड शेप है या रॉड शेप्ड है, उनकी साइज और उनकी अरेंजमेंट्स कि वो चेन की फॉर्म में है या वो क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड वेदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसको आपने ऑब्जर्व कर लेना है। और it is also important to determine whether only one or more than one type of bacteria is present. So it can happen कि आप जो bacteria देख रहे हैं इसमें more than one type present हो। Culture the specimen on the appropriate media. मीडिया appropriate होना चाहिए। blood agar plates हो सकती हैं। In most instances the plate should be streaked in such a manner to obtain the isolated colonies. इसमें हम बैक्टीरिया अगर डिफरेंट भी हैं तो हम उनके आइसोलेटेड डिफरेंट कॉलोनीज लेंगे, उसको हम प्योर कल्चर कहते हैं। और फिर आपने ये देखना है कि लाइक अगर एरोबिक बैक्टीरिया है या एनारोबिक है, जब आप स्टेनिंग करके उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आप यू आर गोइंग टू गेस इट। ठीक है, आप एग्जैक्टली उसको डायग्नोज नहीं कर सकते कि यही बैक्टीरिया, बट यू कैन गेस इट। लाइक ग्राम पॉजिटिव था, नेगेटिव, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको मीडिया प्रोवाइड करते हैं और उसको अगर ऑक्सीजन देनी है या एनारोबिक है एरोबिक है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को बाय डिफरेंट टेस्ट। शुगर फॉर्मेंटेशन है, डीएनए प्रोब्स, कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो शुगर को ग्लूकोज को फर्मेंट कर देंगे। दे हैव द एबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज यू आर गोइंग टू टेस्ट इट। या फिर कुछ जो है वो ग्लूटिनेशन कॉज करते हैं। दैट इज कुछ बैक्टीरिया जिनके ऊपर एंटीजन है। बैक्टीरिया इज अ पैथोजन, उस पर एंटीजन होगा। सो अगर उसका एंटीबॉडी से रिएक्ट करवाया जाए तो सम ऑफ द बैक्टीरिया विल गो टू रिएक्ट विद एंटीबॉडी, इसमें कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और एक ग्लूटिनेशन होगी। ग्लूटिनेशन का मतलब है क्लम्पिंग होगी। सो वो रिएक्शन देगी, दैट इज ग्लूटिनेशन रिएक्शन। या फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे अभी देखेंगे डिटेल में कि ये क्या है, ग्लूटिनेशन, डीएनए प्रोब वगैरह। एंड परफॉर्म द एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करवा सकते हैं हम, जिसमें यू हैव टू लुक, अगर आप उसको एंटीबॉडी दे रहे हैं और दैट इज द बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी दी है, तो वो दैट विल किल द बैक्टीरिया एंटीबायोटिक। और अगर ये वो बैक्टीरिया नहीं था तो ऑब्वियसली क्या होगा कि देयर विल बी नो इफेक्ट। सो दैट इज द एंटीबॉडी ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। हाउ टू डायग्नोज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपका कल्चर नेगेटिव आ गया है, आपको नहीं मिला कल्चर पे कोई कॉलोनी नहीं आई, then detect the antibody in the patient's serum. डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आपके पास यहाँ पे आएंगी जी इन्फेक्शन के लिए, एक आईजीएम और एक आईजीजी। जो आईजीएम होती है दैट इंडिकेट्स अ करंट इन्फेक्शन दैट इज गोइंग ऑन। सो उसमें आप देखते हैं फोर फोल्ड और ग्रेटर राइज इन एंटीबॉडी टाइटर बिटवीन द एक्यूट सीरम सैंपल। एक्यूट सीरम सैंपल कब हुआ, जब उसको डिजीज का ऑनसेट हुआ था, उसको साइन एंड सिम्टम्स सारे आ रहे थे, तब आपने एक सैंपल लिया। एंड द कोवलेसेंट सीरम सैंपल जो आपने बाद में लिया जब पेशेंट रिकवर करा था फ्रॉम द इलनेस। सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स अ करंट इन्फेक्शन। लेकिन इसका जो मेजर ड्रॉबैक है, अगर इनके दरमियान आप ले रहे हैं जो एक्यूट
और कोवलेसेंट सीरम सैंपल्स के दरमियान लिया। उसमें कोवलेसेंट सीरम सैंपल इज यूजुअली टेकन 10 to 14 days after the acute sample. By this time, the patient has often recovered. The diagnosis becomes a retrospective one. क्योंकि पेशेंट कोवलेसेंट का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट इलनेस से रिकवर कर रहा होता है, तो जो आपका डायग्नोसिस है वो आपको पास्ट का डायग्नोसिस देगा। जब करंट इन्फेक्शन था और उसके दरमियान जो टाइम था वो बताएगा। अब पेशेंट रिकवर कर रहा है, उसके बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। सो अगर आप IgG देखें, a single IgG antibody titer is difficult to interpret because it is unclear whether it presents a current or a previous infection. So आप एक टाइटर नहीं लेते, आप इसके अंदर आप मल्टीपल टाइटर लेते हैं। कुछ डिजीज में सिंगल टाइटर इज इनफ, लेकिन जो IgG है उसके लिए आपको मल्टीपल टाइटर्स की तरफ जाना पड़ता है। डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन इन द पेशेंट स्पेसिमेन, उसके लिए आप एक नोन एंटीबॉडी ले सकते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड इन द पेशेंट सीरम, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट करने के लिए आप PCR करते हैं जो बहुत ही रैपिड होता है, या DNA प्रोब्स यूज कर सकते हैं। ये अभी हम इन पे वन बाय वन जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं रिएक्शंस के अंदर। बैक्टीरियोलॉजिकल एगार प्लेट, green one. Obtaining a pure culture involves culturing the organism or the bacteriologic agar. An agar plate or petri dish is used to provide a growth medium using a mix of agar, which is a gel form, and other nutrients in which microorganisms like bacteria and fungi, उनको हम culture कर सकेंगे, and then we can look them or observe them under the microscope. जो एगार होता है उसका फायदा क्या होता है कि ये इनडाइजेस्टिबल होती है फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। तो ये ना हो कि बैक्टीरिया उस मीडियम को, दैट्स व्हाई आप डिफरेंट बैक्टीरिया के अकॉर्डिंगली मीडियम प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज दे कैन इंजेस्ट देम एंड उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। सो एगार जो होता है दैट इज इनडाइजेस्टिबल, सो इट रिमेन्स स्टेबल। सो हियर इज अ टेबल जिसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो मीडिया है फॉर दी कल्चर। लाइक ब्लड है, उसमें आप नंबर ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। तो आप देख क्या रहे होते हैं उसमें हेमोलिसिस डिटेक्ट हो रहा होता है। सो इसमें नंबर ऑफ आपको मिलेंगे जी, कौन कौन से मीडियम है। बॉर्डर जेंजू जिसमें बॉर्डिटेला परटूसिस वूपिंग कफ करवाता है ये बैक्टीरिया। It increases the concentration of blood that allows the growth, इसकी growth increase हो जाएगी। So इसमें आपको आने चाहिए ब्लड है, बॉर्डेट है, चारकोल और चॉकलेट मीडियम, ईओसिन, मिथाइलिन ब्लू, थायर मार्टिन और ट्रिपल शुगर। ये इंपॉर्टेंट है ट्रिपल शुगर। सो जस्ट रीड देम और इसके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपने देखने हैं। इस टेबल को पढ़ लीजिएगा, आना चाहिए। Blood cultures in bacteremia, acute febrile illness like typhoid, meningitis, pneumonia and osteomyelitis. इन केसेस में आपने क्या करना है जी, आपने 24 आवर पीरियड के अंदर एटलीस्ट 3 सैंपल लेने होते हैं, और एक सैंपल जो होता है वो 10 ml का आप लेंगे, ठीक है जी। एंड उस साइड को सैंपल लेने से पहले आप 2% आयोडीन से क्लीन करते हैं, ताकि स्किन के ऊपर भी फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं तो उससे वो कंटेमिनेट ना हो जाए, अदरवाइज उसका कल्चर आ जाएगा। लाइक स्टेफिलोकोकस एपिडेमाइडिस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जी स्किन में प्रेजेंट होता है। So the blood obtained is added to 100 ml of a rich growth medium such as brain heart infusion broth. आपने उसका वो जो सैंपल लिया था फिर आपने उसको एक मीडियम में डालना है, जिसमें जो ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ग्रोथ मीडियम होता है ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसकी जो सोर्स है दैट इज द एनिमल सोर्स, ठीक है, वहां से ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
and it is a source of amino acids that is often either digested gelatin या फिर एनिमल टिश्यूज से आता है. सॉल्ट, डाइसोडियम फॉस्फेट और ग्लूकोज भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा. सो योर मीडियम कैन बी एनिमल, जो कि बीफ से हो सकता है, पिग से आ सकता है. ब्लड कल्चर टेक्निक में जी आपने 5 to 10 ml ब्लड विड्रॉ किया, ठीक है. उसके बाद आपने उसको फ्लूइड मीडियम, जो ब्रॉथ होता है, ब्रॉथ इज अ फ्लूइड मीडियम, इट्स नॉट अ सॉलिड मीडियम. और इसमें जो है वो, जो भी आपका मीडियम होता है उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो ब्रॉथ के अंदर भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे. एंड देन यू हैव टू सब कल्चर ऑन द सॉलिड मीडियम. सब कल्चर का मतलब क्या होता है कि आपने दोबारा एसिड के एक कल्चर आप ऑलरेडी कर रहे हैं जिसमें आप ब्रॉथ या लिक्विड मीडियम में एक कल्चर ले रहे थे. फिर सब कल्चर का मतलब होगा आप वहां से दोबारा कल्चर उठा के एक नए कल्चर में लेके जाएंगे. सॉलिड मीडियम, आपने मीडियम चेंज कर दिया लिक्विड से सॉलिड, सो दैट इज सब कल्चरिंग. उसके बाद जी आप बैक्टीरियल ग्रोथ देखेंगे. सो दैट वाज अबाउट द ब्लड कल्चर. इस पे ये सारे बैक्टीरियल ग्रोथ नजर आ रही हैं. ब्लड कल्चर्स आर चेक फॉर टर्बिडिटी और फॉर दी, आपने ब्लड कल्चर लिया उसमें जो है वो टर्बिडिटी हो सकती है, उसकी क्लैरिटी में चेंज आ सकता है, ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन मिल सकती है. एंड यू हैव टू चेक इट डेली बिकॉज ब्लड कल्चर्स जो होते हैं, अगर किसी भी कल्चर की तरफ जाते हैं तो ये टाइम टेकिंग होता है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं. एंड यू चेक द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया डेली, वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, क्या प्रोड्यूस किया, टर्बिडिटी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, 7 days और लॉन्गर. इफ ग्रोथ अकर्स, फिर आपने उसकी ग्राम स्टेनिंग करनी है, उसका सब कल्चर करना है, उसको सॉलिड मीडियम में लेके जाना है. एंड देन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो हमने पढ़ा था, ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करना है कि आपने जो है वो आपने एक गैस लगा लिया कि ये बैक्टीरिया होगा, आपने एंटीबायोटिक दी, या इस जीनस का बैक्टीरिया होगा, एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोका है, रॉड्स है, ठीक है. और उसमें आपने एंटीबायोटिक दी और उस पर चेक किया कि वो उसको रिस्पॉन्ड करा या नहीं करा. If no growth is observed after 1 or 2 days, तब आप ब्लाइंड सब कल्चरिंग करेंगे किसी और मीडिया में. ठीक है, आपको ग्रोथ नहीं मिली तब भी आप सब कल्चरिंग करेंगे किसी और मीडिया में, बिकॉज मे बी वो उस मीडिया में ग्रो कर जाए. सो यू वुड, सो बेसिकली यू आर मूविंग ऑन टू गेसेस कि आप उसकी कंफर्मेशन, कंफर्म डायग्नोसिस के लिए आपने मूव ऑन करना होता है. और अगर वहां ग्रो कर जाएगा तो यू विल हैव द गेस कि ये कोई और ऑर्गेनिज्म है और कौन सा है. थ्रॉट कल्चर्स किस तरह किए जाते हैं, इसमें आपने देखना होता है. थ्रॉट में यूजुअली टॉकिंग अबाउट द टॉन्सिल्स, तो इसमें आपके जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं. स्ट्रेप्टोकोका के दो ग्रुप्स होते हैं, ए और बी. अब दोनों ही ग्रुप्स के अंदर यूजुअली जो आपका थ्रॉट का स्पेसिमेन होगा उसमें बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है. बट हमने ये भी देखना होता है कि वो ग्रुप ए से बिलोंग करता है या बी बी से बिलोंग करता है. सो आपका कॉमन ऑर्गेनिज्म है जी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, डिप्थीरिया, गोनोकोकल फेरेंजाइटिस भी हो सकता है फॉर द फेरेंक्स. और ओरल थ्रश जो होता है उसमें कैंडिडा जो है वो थ्रॉट तक मूव ऑन कर सकता है. सो दैट इज कैंडिडा can be suspected. So Candida is your fungus. So थ्रॉट कल्चर्स लेने के लिए जो है वो आपके पास एक स्वैब स्टिक होती है और उसमें आप जब स्वैब ले लेते हैं तो आपने ग्लास ट्यूब के अंदर उसको स्पेसिमेन को रखना होता है. Let's see what is the procedure. अच्छा, when the specimen is being obtained, the swab should not touch uh, only the posterior pharynx, but also both the tonsils or tonsillar fossa.
ठीक है, अगर थ्रॉट का इन्फेक्शन है, इट कैन बी फेरेंजाइटिस और इट कैन बी टॉन्सिलाइटिस, तो आपने थ्रॉट को कवर करना है, एरिया को. The material on the swab is inoculated into a blood agar plate and the streak to obtain single colonies. आपने स्वैब ले लिया, आपने उसको ट्यूब में डाल दिया. जब आप उसको उस ट्यूब में डाल रहे होते हैं तो वो भी ख्याल रखना होता है कि वो ट्यूब की जो ग्लास ट्यूब है उसको भी टच ना कर रही हो. उसके बाद आपने जो है वो ब्लड एगर प्लेट पे उसको वहाँ पे you have to put it there और उसके बाद आप उसकी कॉलोनीज लेते हैं. अभी अभी मैंने आपसे ये कहा था कि ग्रुप ए और बी आपने देखना होता है कि जी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है. So if the colonies of beta hemolytic streptococci are found after 24 hours of incubation at 35 degrees C, that is the temperature required, um, a bacitracin disc is used. जो bacitracin होती है ना, that is basically a mixture of the peptides. और ये जो पेप्टाइड्स होते हैं दे डिसरप्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बाय इंटरफेयरिंग विद द सेल वॉल एंड पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस. तो आपने बेसिट्रेसिन डिस्क वहां पे रखनी है. ग्रुप जो है ए है या बी है, वो आपको कैसे पता चलेगा? इफ द ग्रोथ इज इनहिबिटेड अराउंड द डिस्क, इट इज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, व्हिच मींस के बेसिट्रेसिन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को डिसरप्ट करेगी, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी. लेकिन ग्रुप बी जो होता है उसको ये नहीं करती है. सो अगर आपके पास ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो रही है, सो इट मींस दिस इज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई इतनी टफ नहीं है, सो साथ साथ सुन लेंगे तो समझ भी आती है. स्पूटम कल्चर्स कैसे लेते हैं आप? स्पूटम कल्चर्स आर परफॉर्म प्राइमरली व्हेन निमोनिया या टीबी जब सस्पेक्टेड होता है. इट इज इम्पोर्टेंट दैट द स्पेसिमेन फॉर कल्चर शुड रियली बी स्पूटम, सलाइवा नहीं होना चाहिए वो. A reliable specimen has more than 25 leukocytes and fewer than 10 epithelial cells per 100 centimeter field. What are the instructions for the sputum collection? Sputum या specimen जो collection है, it should be done without the patient rinsing the mouth or brushing the teeth. उसको आपने guide करना है, क्योंकि आप पेशेंट को तो आपने एक बॉटल दे दी प्लास्टिक की जी इसमें सैंपल ले लेना, फिर उसको गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जब वो सुबह उठे तो मुंह को धोए बगैर और जो है माउथ वॉश किए बगैर, ब्रश किए बगैर, कफ क्योंकि कफ करके ही स्पूटम उसने लेके आना है, तो कोशिश करे कि विंडो की साइड पे या बाहर जाके वो स्पूटम ने रूम में करेगा तो वहां पे एरोसल्स उसके ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं, दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीबी जो होता है वो एरोसल ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है. और जो कप आप यूज करें शुड बी वेरी क्लीन, और जब तक उसको आपने लेना नहीं है उससे पहले, क्योंकि वो सील्ड होता है, स्टेराइल होता है, तो उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि उससे पहले नहीं खोलना. इनफैक्ट कोई भी अगर कल्चर या कोई भी सॉरी स्पेसिमेन लेना हो तो उससे पहले तभी उसको ओपन करना चाहिए, उस ट्यूब को या फिर उस कप को, जब दैट इज रिक्वायर्ड. Inhale 2 to 3 times, breathe out hard each time, and then cough deeply from the chest. This is what you have to instruct the patient. Place the container close to the mouth to collect the specimen. Sometimes होता है कि पेशेंट कफ ही नहीं कर रहा होता, कफ नहीं, और आपको जो है वो डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसका स्पूटम लें, तो उसमें आप इंडक्शन ऑफ स्पूटम कर सकते हैं. बेसिकली पेशेंट को हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन जो है ना वो नेबुलाइज कराया जाता है, इनहेल करवाया जाता है. दैट लिक्विफाइज द एयर सिक्रीशंस एंड प्रमोट्स द कफिंग एंड अलाउज द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रीशन. दैट इज ये जब वो थिन हो जाती हैं तो वो उसको बाहर निकाल सकेगा इजीली.
या फिर फर्दर जब प्रोसीजर आ जाते हैं जिसमें ट्रांसट्रेकियल एस्पायरेट, ब्रोंकियल लवाज, लंग बायोप्सी के इन्वेसिव प्रोसीजर हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हैं, ये जो है वो आपके आउटडोर में होते हैं और तब होते हैं जब आपको बिल्कुल कोई स्पुटम नहीं मिल रहा है और आपका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिर आप फर्दर इन चीज़ों पे जा सकते हैं। स्पाइनल फ्लूइड कल्चर्स. Spinal fluid cultures are performed primarily when meningitis is suspected. लेकिन encephalitis, brain abscess, ये subdural empyema जो subdural empyema में pus formation हो जाएगी या abscess कह सकते हैं, usually show negative result. इसलिए spinal fluid culture इन conditions में करवाने का फायदा नहीं है, आपने meningitis में करवाना है। Collection should be done by experienced personnel definitely, क्योंकि इसमें आपने लंबर पंक्चर करना होता है। L3 और L4 के दरमियान जो है वो पंक्चर नीडल जो है वो डाली जाती है और ये जो लंबर पंक्चर है ये कोई एक्सपीरियंस जो है वो पर्सन कर सकता है, डॉक्टर और फिजिशियन। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम दरमियान में कट गई थी। कहाँ तक आप लोगों ने सुना है? CSF में पढ़ा रही हूँ। यस मैम, एक स्लाइड ही पहले समझ नहीं आई है शायद। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब हम लंबर पंक्चर के बारे में पढ़ने लगे थे ना वहाँ था। अच्छा चले मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। चलिए मैं आपको ये बता रही थी कि जब आपने सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का CSF का आपने सैंपल लेना है तो उसके लिए जो है दैट शुड बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो ऑलरेडी इसको आता हो बहुत अच्छे से। उसमें लंबर पंक्चर किया जाता है, लंबर पंक्चर नीडल होती है स्पेसिफिक, उसमें स्पेसिफिक पोजीशन होगी जिसमें आप L3 और L4 के दरमियान से लेंगे। पिक्चर अबाउट द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट को कहते हैं कि आप लेट जाएं और अपनी टांगें इकट्ठी कर लें और फिर आप स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके आपने 2 सैंपल लेने होते हैं, 5 to 10 ml के। And before taking the sample, you have to disinfect the skin. The cells of CSF disintegrate rapidly, so they should be processed immediately without delay. उस सैंपल को रखना नहीं है, उसको फौरन से भेज देना है the laboratory. Next is the stool cultures. Stool cultures are performed primarily for the cases of enterocolitis or most common bacterial pathogens causing diarrhea, Shigella, Salmonella, Campylobacter E. coli की एक स्ट्रेन होती है 0157 जो कि आपके GI सिस्टम को इन्फेक्ट कर रही होती है। Urine cultures are performed primarily when pyelonephritis, जो आपकी किडनीज है, नेफ्रॉन्स है, उसमें फर्स्ट फॉर्मेशन होती है या सिस्टाइटिस होता है तब आप यूरिन कल्चर लेते हैं। UTI होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें तो सिंपल यूरिन सैंपल लिया जाता है। इफ रिक्वायर्ड देन वी गो फॉर द कल्चर बाय
मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेट मी अनम्यूट। जी बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। चलें दोबारा ट्राई करते हैं, जस्ट होप कि सही रहे। चलें, मैं आपको बता रही थी जी, यूरिन सैंपल लिया जाता है जी, और मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है वो है आपका इकोलाई। जो यूरिन सैंपल का स्पेसिमेन होता है वो मिड स्ट्रीम लिया जाता है। मिड स्ट्रीम का मतलब ये है पेशेंट को गाइड करना है कि जी ना फॉरन से लेना है और ना एंड पे लेना है, बिल्कुल इन द मिड पार्ट ऑफ द यूरिन उसने लेना है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द सैंपल बीइंग कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया फ्रॉम द पेशेंट्स हैंड या स्किन अराउंड द यूरेथ्रा या ट्यूब से। सो हम उसको मिड स्ट्रीम यूरिन सजेस्ट करेंगे। एंड इन स्पेशल सिचुएशन सुप्रा प्यूबिक एस्पायरेशन, प्यूबिस से ऊपर जो है वो उसमें से नीडल पास करके एस्पायरेशन की जाती है यूरिन की, या फिर कैथेटर पास कर दिया जाता है जिसको हम फॉलीज कहते हैं थ्रू द यूरिथ्रा टू ऑब्टेन अ स्पेसिमेन। बट ये तब होता है जब पेशेंट को बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा, आइदर एनयूरिया है, बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा, या ओलिगूरिया है, बहुत कम यूरिन आ रहा है, किडनी फेलियर के इस तरह के पेशेंट्स में ये होता है, कितना थोड़ा सैंपल है कि उसका नहीं आप कर सकते। The cultures must be done within 1 hour after the collection or stored in a refrigerator at 4 degrees C for no more than 18 hours. You should know about it. जेनिटल ट्रैक के जो कल्चर्स होते हैं प्राइमरीली आपने उन पेशेंट्स में करना है विद एन एबनॉर्मल डिस्चार्ज, or if they had been in contact with any person with a sexually transmitted disease, but जो patient है वो
asymptomatic, and then we go for the cultures. One of the most important pathogen जो genital tract को करेगा Neisseria gonorrhoeae, and उसमें अब swab जो होते हैं that is taken from the urethral canal for men and cervix for women or the anal canal for both. Wound and abscess cultures में आप क्या कहेंगे जी? वूंड और एब्सेस इन्फेक्शन जो साइट और लोकेशन है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसमें डिफरेंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, उसमें आपने कल्चर लेने के लिए वहीं से आप डायरेक्टली एब्सेस जो है वो वहाँ से सैंपल ले रहे होंगे. So the different organism are associated with the different location like brain, lungs or abdomen. Usually abscess अगर होगी तो bacteroides, fragiles, staphylococcus aureus या streptococcus pyogenes हो सकता है. Traumatic open wound infection में Clostridium perfringens होगा जो आपके टेटनस वगैरह से एसोसिएटेड होगा. सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन में स्टैप ऑरियस होगा. डॉग और कैट बाइट से पास्चुरेला मल्टोसीडा आ सकता है और ह्यूमन बाइट से माउथ एनारोब्स जो फ्लोरा हो सकते हैं वो जा सकते हैं. अच्छा, ये सारे बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोचेस थी, हमने कल्चर्स किस तरह से लिए. इम्यूनोलॉजिकल जो मेथड्स होंगे उसमें दो चीज़ें हैं, या तो आपने एक नोन एंटीबॉडी ली है और ऑर्गेनिज्म का आपको नहीं पता, पैथोजन का नहीं पता, एंटीजन का नहीं पता, लेकिन आपने एक नोन एंटीबॉडी ली है, अगर वो से रिएक्ट कर जाती है तो दैट इज द ऑर्गेनिज्म यू आर गेसिंग और डाउटिंग टू बी. और अगर आपके पास नोन एंटीजन है तो आप उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के सीरम में. Identification of an organism with known anti-serum, that is serum containing the antibodies जो आपको पता है लेकिन आपको अभी एंटीजन जो है वो नहीं पता. ठीक है. कैप्सुलर स्वेलिंग को हम क्वेलिंग रिएक्शन भी कहते हैं. Several bacteria can be identified directly in the clinical specimen by this reaction. So basically वो बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल होगा obviously उन्हीं में कैप्सुलर स्वेलिंग होगी. So anti-sera against the following organisms are available. All serotype of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type B, Neisseria meningitidis group A and C. एग्लूटिनेशन पे आते हैं. एग्लूटिनेशन क्या होता है? बेसिकली इसमें आपने एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना होता है और इस जो प्रोसेस में अभी हमने बात की है कि हमें एंटीबॉडी तो पता है, हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं. इसमें ग्लूटिनेशन हो सकती है बैक्टीरिया की, रेड सेल्स की, या एंटीजन एंटीबॉडी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल यूज होते हैं. और इसमें क्या होगा कि वो क्रॉस लिंक करते हैं दोनों एक दूसरे से और वहां पे क्लम्पिंग हो जाती है, दैट इज ग्लूटिनेशन. So slide agglutination test is used to identify Salmonella Shigella जो आपके GIT को इन्वॉल्व करते हैं, एंटीरोकोलाइटिस करते हैं, जिसमें डायरिया, ब्लडी डायरिया हो सकता है. सो जो साल्मोनेला और शिगेला होते हैं ना, इनमें डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सेल वॉल के अंदर क्या है, ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है और जो इसका कैप्सूल होता है इसके अंदर एक होता है 6 एंटीजन. ठीक है, वो प्रेजेंट होगा. और जो फ्लैजुला होता है जिसके थ्रू ये मूव कर रहे होते हैं उसके लिए एक अलग एंटीजन है जिसको हम फ्लैजुलर एच एंटीजन कहते हैं. सो उन ऑब्वियसली अगर 3 एंटीजन है तो उनके अगेंस्ट डिफरेंट जो है वो एंटीसीरा होगा, एंटीबॉडी होगी. सो एंटीसीरा डाटा डायरेक्टेड अगेंस्ट द सेल वॉल ओ एंटीजन ऑफ साल्मोनेला शिगेला वो आप हॉस्पिटल लेबोरेटरीज में कर रहे होते हैं. और जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज होती हैं उसमें आपने देखना होता है फॉर दी फ्लैजुलर एंड दी कैप्सुलर एंटीजन. तो ये 3 एंटीजन भी इनके याद रख लीजिएगा कि इनके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज देखनी है, ओ, एच और कैप्सुलर. स्लाइड एग्लूटिनेशन जो टेस्ट होता है क्वालिटेटिव टेस्ट है. इसमें जी आपको एंटीजन नहीं पता लेकिन आपने एक नॉन एंटीबॉडी इसमें ऐड कर दी है. ठीक है. नेगेटिव पे कोई कॉलोनी नहीं आएगी, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, सॉरी. और अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो रिएक्ट कर गए, आपको एंटीजन मिल गया और उस पर क्लम्पिंग नजर आएगी.
लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसमें आप लेटेक्स बीड्स लेते हैं दैट आर कोटेड विद अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, आप एक तो आपने कहा था ना एंटी सीरा यूज करें, इसमें आप लेटेक्स पार्टिकल्स यूज करते हैं। उस पे आपने कोट कर देना होता है एंटीबॉडी से एंड दे आर एग्लूटिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस बैक्टीरिया और एंटीजन जो भी आप सस्पेक्ट कर रहे थे। इसके लिए ये हम किस लिए यूज करें लेटेक्स वाला, कैप्सुलर एंटीजन ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, Neisseria meningitis and several species of streptococci। इसमें आपको ये दो तो पता होने चाहिए कि ये इन्फ्लुएंजा और Neisseria meningitis के लिए हम यूज करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन। उसके बाद है जी काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। The unknown bacterial antigen and a known specific antibody, they move toward each other in an electrical field। अगर उसी की एंटीबॉडी है जिस एंटीजन बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपने यूज किए तो उसमें क्या होगा कि वो अट्रैक्ट होंगे, क्रॉस रिएक्ट करेंगे और प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली दे वोंट। बिकॉज एंटीबॉडीज जो होती हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, जिस टेस्ट में आप जो पीएच यूज कर रहे होते हैं बॉडीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो जो नेगेटिवली चार्ज एंटीजन होंगे सिर्फ वही अट्रैक्ट होंगे। यूजुअली दे आर कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, जिनके पास कैप्सूल होगा दे आर नेगेटिवली चार्ज और वो इस रिएक्शन में जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें एच इन्फ्लुएंजा है, निजेरिया मेनिंजाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोका है। So इनके जो है प्रोसीजर और विद एग्जांपल 2 to 3 organisms करेंगे। इसके बाद है जी ELISA enzyme linked immunosorbent assay। In this test, a specific antibody to which an easily acid enzyme has been linked is used to detect the presence of homologous antigen। So इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, एंजाइम यूज कर रहे हैं। तो हम कैसे यूज कर रहे होते हैं, दिस इज योर एंटीबॉडी, नॉन एंटीबॉडी आप यूज कर रहे थे एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए, और इस पे दो बाइंडिंग साइट है और एक साइड पे एक एंटीजन अटैच है। बच्चे जिसने भी अपना माइक ऑन किया हुआ है प्लीज स्टॉप इट, अनम्यूट सॉरी म्यूट योर स्क्रीन। वो नहीं है हुसैन अहमद। ओके, सो आपने क्या करना है जी, इनको लेबल करना है रिएजेंट्स को। ठीक है, आपके पास ये एक और आपने एंटीबॉडी ली और उसके साथ एंजाइम्स को लिंक कर दिया। इस एंजाइम के ऊपर क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट पे जो उस साइड पे प्रोडक्ट आएगा, जब सबस्ट्रेट बन जाता है तो उसके बाद उसका प्रोडक्ट निकलता है। सो दिस इज एंजाइम जो आपने एक और एंटीबॉडी के साथ अटैच कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एंजाइम को किसी एंटीजन, एक और एंटीजन के साथ अटैच कर दें। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। पहले आपने क्या किया जी, सॉलिड फेज आपके पास एंटीबॉडी थी अगेंस्ट अ एंटीजन जिसके ऊपर आपने टारगेट एनाइलेट एंटीजन अटैच किया हुआ था। You washed it और then you labeled it with an enzyme। और वो एंजाइम्स कैसे आया, इस एंटीजन के ऊपर एक और आपने एंटीबॉडी लगाई और इस एंटीबॉडी के साथ आपका एंजाइम अटैच था, तो आपने ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब अगर ये एंजाइम जो है और एंटीबॉडी, ये एंजाइम एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर वो यू कैन रीड इट कि वो ऑर्गेनिज्म आप प्रेजेंट है उसमें रिएक्शन होगा और एंजाइम रिएक्शन होगा बेसिकली। दिस इज हाउ यू रीड इट। इसमें आप एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को यूज कर रहे हैं। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली इसमें जो एंटीबॉडी होती है उसको आप लेबल कर देते हैं विद द फ्लोरेसेंट डाई और फिर आप अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं। इसकी डायरेक्ट टेक्निक हो सकती है और इनडायरेक्ट। अच्छा, मूविंग ऑन टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडीज विद अ नोन एंटीजन। अब आपको एंटीजन पता है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पता, उसके लिए आप क्या करेंगे।
स्लाइड और ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। In this test, serial two-fold dilutions of a sample of patient serum. आपने पेशेंट सीरम का सैंपल लिया, वो काफी डाइल्यूटेड होगा और बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ मिक्स कर दिया आपने। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड जो सीरम आपने लिया था इसकी एग्लूटिनेशन हो जाएगी। जो पैथोजन था आपका, ये एंटीजन था बैक्टीरिया के साथ, और जब एग्लूटिनेशन होगी तो वो आपको एंटीबॉडी टाइटर देगा। हाई एंटीबॉडी टाइटर, हाई एंटीबॉडी, ज़्यादा एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं अगर ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। As with most test of the patient's antibody, at least a four-fold rise आपने ज़रूर देखना है, टाइटर का एटलीस्ट होना चाहिए, इससे कम है तो आप उसको कंसीडर नहीं करते। This test is used primarily to aid in the diagnosis of typhoid fever, brucellosis, plague, leptospirosis, rickettsial diseases. इसमें 2-3 याद कर लीजिएगा। Serological test for syphilis. Syphilis जो होता है, it is that is a sexually transmitted disease और इसका causative organism Treponema pallidum होता है। So इसमें जो है वो डिटेक्शन आप करने के लिए जो यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज जो ट्रेपोनेमा पैलेटम होता है ना, इस पे आप लेबोरेटरी मीडिया पे नहीं ग्रो कर सकते, इसका कल्चर नहीं होता, तो आपने इसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्टिंग ही करनी होती है। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। इसमें भी 2 टाइप के नॉन ट्रिपोनिमल हो सकते हैं या ट्रिपोनिमल टेस्ट हो सकते हैं। तो नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट है, इसमें क्या है जी, कार्डियोलिपिन और लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल मिक्सचर एज एन एंटीजन, जिसमें ट्रेपोनिमा को नहीं आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, उसके बजाय आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं और इसको एज एन एंटीजन यूज करते हैं। और ये जो टेस्ट होगा ये स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। नॉन ट्रिपोनिमल में 2 टाइप के टेस्ट आ जाते हैं, VDRL जिसको हम वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी या रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, ये 2 टाइप्स हैं जी जो आप यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, they are not specific for syphilis लेकिन inexpensive है and they are easy to perform, और इसमें आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आपने इसमें याद रखना है कि आप मिक्सचर कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज एन एंटीजन नॉन ट्रेपोनिमल में, और VDRL और RPR इसमें आपने IV ब्लड सैंपल ही लेना होता है, ठीक है, और उसमें फिर एंटीबॉडी एंटीजन जो आप यूज करते हैं उसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी होती है। जो ट्रेपोनिमल टेस्ट होगा उसमें आपने जो एंटीजन यूज करना है वो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ही होगा, बट इट इज एक्सपेंसिव, और ये लेकिन आपको करेक्ट डायग्नोसिस देगा। इसके लिए जो है इसके अंदर भी जो फर्दर आता है उसमें FTABS फ्लोरेसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, या MHATP माइक्रो हीमोग्लूटिनिन एसे। इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ट्रेपोनिमल में आपने वो एंटीजन यूज किया था और उसमें आपने नॉन ट्रेपोनिमल में आपने कोई और एंटीजन यूज किया था और वो स्क्रीनिंग के लिए था। क्योंकि अगर वो स्क्रीनिंग में आपके लिए पॉजिटिव आ जाता है फिर आप फर्दर ट्रेपोनिमल टेस्ट करवाते हो फॉर द करेक्ट डायग्नोसिस। कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट क्या होता है, पेशेंट विद माइकोप्लाज्मा pneumoniae infections develop the autoimmune antibodies that agglutinate the human RBCs, but at low temperature, cold पे 4 डिग्री C पे agglutination या clumping होगी RBCs की, लेकिन नॉर्मल जो 37 डिग्री है उस पे ये नहीं करेगा, इसलिए हम इसको कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट कह रहे हैं। और इसमें माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन बेसिकली निमोनिया के लिए जो है, बट इसमें ये होता है कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी दे सकता है। सो यू शुड नो कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए आप कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट करते हैं और इसका टेम्परेचर क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड मेथड्स में क्या आ जाता है जी, 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में आपका PCR आएगा, न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स या फिर सीक्वेंस एनालिसिस। They are highly specific, quite sensitive, especially the amplification test,
और कल्चर तो इतने दिन ले लेता है, बट ये बहुत फास्ट होता है. And these are especially useful for those bacteria that are difficult to culture, such as Chlamydia, Mycobacterium species. Also, you can do it in the viral infection as well. So amplification में polymerase chain reaction किए जाते हैं, billions of copies बनती हैं DNA की, RNA की, और बहुत ज़्यादा sensitive होता है ये test. So it has good results. न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली आपने एम्प्लीफिकेशन नहीं करानी, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो रही होती. जो पैथोजन का जो डीएनए या आरएनए प्रोब होता है, इसमें एक सीक्वेंस होता है, उसको लेबल कर दिया जाता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है विद द वन दैट यू आर यूजिंग. तो जो बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड होगा और जो आप यूज कर रहे हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे होते हैं, बट इसकी सेंसिटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. सो इट्स अ टू वे कनेक्शन. न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस जो है, दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द बेस सीक्वेंसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स राइबोसोमल आरएनए. आरएनए के बेस सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? जो उस पे अमाइनो एसिड्स थे आपके पास, और ये हम किसके लिए यूज करेंगे? देयर इज वन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ट्रोफोरेमा विपलाई. ये विपल डिजीज कॉज कर रहा होता है. विपल डिजीज जो है बेसिकली आपके जॉइंट्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है. तो इसके लिए आपको, इस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए आपको याद होना चाहिए कि जी ये न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस एनालिसिस लेंगे, आरएनए को आप देखेंगे, उसके बेस सीक्वेंस से यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म. अच्छा बच्चों, आई नो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, बट मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ ले जाऊँ. वो बहुत इजी है, इट्स नॉट वेरी टफ. यू नो, आपको पता है कि मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के लेक्चर्स खत्म करूँ, ताकि फिर थोड़ा सा टाइम फाइनल से पहले भी मिल जाए, अदरवाइज पूरा मंथ चला जाएगा. ठीक है बच्चों, 2 मिनट सांस ले लें. बच्चों, वाइवा से रिलेटेड कोई भी इशू है पर्सनली किसी का, तो वो मुझे मेल करके बताएं. ठीक है मैम, वाइवा में लेक्चर 4 इंक्लूडेड है ना? जी बेटा, 1 to 10 सारे इंक्लूडेड है. मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, उसमें सारी डिटेल्स आती हैं. जैसे इन्फ्लेमेशन में कोई एक टॉपिक नहीं है. मैम सिर्फ जो टॉपिक्स आपने बताए हैं वही करने हैं या बाकी के भी जो हैं लेक्चर 1 to 10 में वो भी करने हैं? बच्चे, जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो लेक्चर्स उन्हीं टॉपिक पे हैं. ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये नहीं आप एक्यूट करके आ जाएंगे, पूरी इन्फ्लेमेशन करके आनी है, उसके इफेक्ट्स करके आने हैं, उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. उसमें 1 to 10 लेक्चर्स आएंगे. ओके मैम. अच्छा, और बच्चों आप लोगों ने वाइवा
ये स्किप नहीं करना, बिकॉज इसमें कोई रीटेक नहीं होगा, और अगर किसी का कोई इशू होगा तो वो आगे जाएगा एचओडी के पास, डायरेक्टर के पास, और सर अलाउ करेंगे तो फिर वो होगा। ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शन है, सो इसको ज़्यादा कैजुअल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मूविंग ऑन टू दी लेक्चर, इसको जल्दी से कवर करते हैं। इट्स कंपैरेटिवली इजी। व्हाट इज अ पैथोजन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जी पैथोजन इफ इट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग द डिजीज। ठीक है, कुछ जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं बट रियली डिजीज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू कॉज द डिजीज। Opportunistic pathogens इसको कहते हैं। These are the pathogens that really, if ever, cause a disease in immunocompetent people, ठीक है, जिनकी immunity is good, but can cause serious infection in immunocompromised patient के अंदर। These opportunists are frequent members of the body's normal flora. So normal flora present है, patient immunocompromise हो गया और infection शुरू हो गया। Then there are different terms. एक term होती है virulence. Virulence जो होती है, it is a quantitative measure of the pathogenicity and is measured by the number of organisms required to cause a disease. अगर कम number of organisms required to cause disease, इसका मतलब है virulence ज़्यादा है, ठीक है उसकी, क्योंकि थोड़े से ही में उसने इन्फेक्शन कर दिया। और अगर ज़्यादा चाहिए आप लोगों को, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिक्वायर्ड है to cause a disease, इसका मतलब उसकी virulence कम थी। Then there are two terms, lethal dose और infectious. So हम कहते हैं LD50, 50% lethal dose क्या होती है, या LD50 क्या होती है? It is the number of organism needed to kill half the host. और infection वो होगा जिसमें number of needed जो organism है that is needed to cause infection in the half of the host. Organism with the lower LD50 or ID50 are said to be more virulent क्योंकि उसमें जो है वो few organisms were required. Infectious dose of an organism required to cause disease varies greatly among the pathogenic bacteria. For example, Shigella and Salmonella both cause diarrhea by infecting the GIT tract. लेकिन जो Shigella की infectious dose होती है, that is less than the 100 organisms. लेकिन साल्मोनेला को 100,000 ऑर्गेनिज्म चाहिए। इसका मतलब शिगेला जो है इसकी विरुलेंस ज्यादा होती है। टॉक्सिन प्रोडक्शन, second major mechanism by which bacteria cause disease is the production of toxin. टॉक्सिन जो होता है that can be exotoxin भी हो सकता है और endotoxin भी हो सकता है। Just wait a second. अच्छा जी, सो एंडोटॉक्सिन है और एक्सोटॉक्सिन है। टॉक्सिन प्रोडक्शन होती कैसे है? लेट्स सी। एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं, दे प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों प्रोड्यूस कर है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन होता है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव करता है और एक्सोटॉक्सिन ज्यादा लीथल होता है। So that is secreted by bacteria are among the most toxic substances known. The fatal dose of tetanus toxin for a human is estimated to be less than 1 microgram. So ये आपसे पूछा जा सकता है कि what is the fatal dose of tetanus toxin, and it is an exotoxin. Medical significance क्या है? Exotoxin polypeptides are good antigens and they induce the synthesis of protective antibodies called as antitoxin. So sometimes आप क्या करेंगे कि आप antitoxins यूज करेंगे और उनको एज वैक्सीन यूज कर सकते हैं, पैसिव वैक्सीनेशन में यूज हो सकता है, सच एज इन टेटनस और बोचुलिज्म।
जो बॉटुलिज्म होता है उसके अंदर बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आप दे रहे होते हैं। बॉटुलिनम टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन होता है, ठीक है। it will cause neurotoxicity. When treated with formaldehyde or acid or heat, exotoxin polypeptides are converted into toxoids that are used as protective vaccine. Tetanus में आप toxoids दे रहे होते हैं as passive vaccination. So toxoids क्या होते हैं कि basically आपने इनको exotoxin polypeptides को formaldehyde से या heat या acid यूज किया और फिर उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन क्या है? इसमें दो सब यूनिट होते हैं, ए और बी। जो ए होता है वो एक्टिव होता है और इसमें टॉक्सिक एक्टिविटी होता है, और जो बी होता है वो बाइंडिंग के लिए होता है। जो एक्सोटॉक्सिन होगा उसको ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, उस पर जो बाइंडिंग करवानी होती है वो इसके बी सब यूनिट ने करवानी है। ठीक है जी। अच्छा, important exotoxin that have an AB subunit structure include diphtheria, tetanus toxin, botulinum हो सकता है, cholera toxin and enterotoxin E. coli। तो ये आपको 3-4 आने चाहिए। diphtheria, tetanus, botulinum, cholera। Endotoxin, gram negative bacteria release endotoxin during infection and they bind to the specific receptors CD14, TLR4। बस ये बताना चाहिए कि ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं ऑन दी मैक्रोफेजेस, बी सेल एंड अदर सेल्स। और जब ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंडोटॉक्सिन तो ये साइटोकाइन रिलीज कराता है, लाइक इंटरल्यूकिन 1 है, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करवाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर अ ग्रुप ऑफ द लिपिड्स, और ये इंजरी में और इलनेस के इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेमेशन में, ब्लड फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, कोएगुलेशन। सो इन डिफरेंट प्रोसेसेस ये इन्वॉल्व होते हैं, पेन रिलेटेड लिपिड्स होते हैं। Endotoxin also stimulate the growth of B cells. So the difference between the two is actually important. एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आता है और एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव से आता है। एक्सोटॉक्सिन पॉलीपेप्टाइड होता है और एंडो जो है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। एक्सो हाईली टॉक्सिक है, एंडो जो है वो एज कम्पेयर टू एक्सो जो है दैट इज लेस टॉक्सिक। एंड एक्सोटॉक्सिन हैज वेरियस इफेक्ट्स। एंडोटॉक्सिन में ज्यादातर फीवर और शॉक होता है, इंटरल्यूकिन 1 और TNF का मेजर रोल होता है। एक्सोटॉक्सिन इज हाईली एंटीजेनिक एज कंपेयर टू एंडोटॉक्सिन। इसकी वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे टेटनस टॉक्सॉइड है, लेकिन एंडोटॉक्सिन की ना तो कोई टॉक्सॉइड्स है और ना ही इसकी कोई वैक्सीनेशन होती है। एंड यू शुड नो द एग्जांपल्स एज वेल। तो इसमें ऑलमोस्ट वही चीजें हैं, इसको रीड कर लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड एंडेमिक इन्फेक्शन। एपिडेमिक वो होता है जो मोर देन यूजुअल हो रहा हो, बहुत फ्रिक्वेंटली, लाइक डेंगू है या आजकल खैर कोविड जो है दैट इज ए पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है जिसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, सो यू नो दैट इट्स कोविड इज पेंडेमिक। एंडेमिक वो होता है कि जो लो रेट पे होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया या पॉपुलेशन में, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है वहां पे। लेकिन एपिडेमिक क्या होगा? दैट इज मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल। Transmission. The mode of transmission of many infectious diseases is human to human, but infection diseases जो है वो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से भी आ सकता है। डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन में डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट या एयर बॉर्न डिजीजेस लाइक एरोसोल्स हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट में फूड वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन और फोमाइट्स हो सकते हैं। फोमाइट्स का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल दैट इज लाइकली टू कैरी द इन्फेक्शन, लाइक क्लॉथ्स है, यूटेंसिल्स है, फर्नीचर है, ठीक है, सो दैट इज फोमाइट इन्फेक्शन। और इसके अलावा एनिमल वेक्टर्स
जो एनिमल से लेकर आएंगे उस डिजीज को और फिर आगे ह्यूमन में उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो वो एनिमल वेक्टर्स होंगे। इसमें जो है ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, और इनकी ट्रांसमिशन जो है ये डायरेक्ट में गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, और डाइसेंट्री में फीकोरल रूट से जाता है। कंजेनिटल सिफिलिस जो है वो फीटस को इन्फेक्ट करता है जो बर्थ केनाल से इन्फेक्टेड होगा। और जो ब्लड बॉर्न होगा उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, आईवी ड्रग यूजर के अंदर हो सकता है सिफिलिस। जो नॉन ह्यूमन है उसमें लाइक टेटनस जो होता है उसका सोइल सोर्स होगा, और वाटर सोर्स होता है लिग्यूनियर्स डिजीज। लिग्यूनियर डिजीज इज अ फॉर्म ऑफ एन एटिपिकल निमोनिया की होती है, दैट इज कॉज्ड बाय लिग्यूनेला बैक्टीरिया। और इसमें पेशेंट को कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाई फीवर, हेडेक, मसल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग जो सिम्टम प्रेजेंट करता है, बट दैट इज अ टाइप ऑफ निमोनिया। और ये जो है वो एयरबॉर्न होता है। एनिमल सोर्स में भी डिफरेंट डिजीजेस आ जाते हैं, जैसे जी कैट स्क्रैच फीवर होता है। बेसिकली जो कैट स्क्रैच कर देती है स्किन को, वहां से बैक्टीरिया एंटर होता है, या बाइट ऑफ अ कैट से भी आ सकता है, उसमें बॉडी पे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, और लिम्फ नोड्स swollen हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। सो दैट इज कैट स्क्रैच फीवर। इंसेक्ट जो वेक्टर है उसके थ्रू भी हो सकता है जी लाइम डिजीज। लाइम डिजीज जो होता है बेसिकली हम इसको लाइम बोरेलियोसिस कहते हैं, जो बोरेला बैक्टीरियम होता है उसके थ्रू होता है। और टिक्स जो होते हैं ना, खटमल जिनको कहते हैं, ये उनके थ्रू आता है। और उसकी बाइट से आएगा और उस पर रेड स्किन के ऊपर रेड रैशेस हो जाएंगे, अरिदमा हो जाएगा। ठीक है, और ये ना अपीयर होते हैं ऑलमोस्ट जब बाइट के 1 वीक के बाद। सो दैट इज लाइम डिजीज। वाया एनिमल एक्सक्रीटा, जो लाइक कैटल फीसिस वगैरह, उसमें हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है। फोमाइट सोर्स स्टेफिलोकोकल स्किन इन्फेक्शन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक टॉवल है वहां से स्किन पे आ सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पैथोजेंस इसमें है जी ट्रांसप्लेसेंटल विद इन बर्थ कैनाल एंड ब्रेस्ट मिल्क। इनकी भी आपको 3-4 एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। Enzymes involved in pathogenesis by invasive bacteria. जो बैक्टीरिया रिलेटेड एंजाइम है जो पैथोजेनेसिस कराएंगे, इसमें कोलाजेनेजेस आ सकते हैं। कोलाजेनेजेस ने कोलाजन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। बेसिकली ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स। हाइलुरोनिडेज होता है दैट कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड, एंड कोएगुलेज है। कोएगुलेज जो होता है इट ब्रिंग्स अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, इसके नाम से पता चल रहा है। और ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है इटसेल्फ कोएगुलेज, लाइक स्टेफिलोकोकस वगैरह प्रोड्यूस करेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ए आईजी प्रोटीएज का मतलब ये है कि जो अमाइनो एसिड्स होंगे ना उनको जाके ये इफेक्ट करेगा और उनकी डिग्रेडेशन करवा देगा प्रोटीएज। ल्यूकोसिडेंस क्या होते हैं? ल्यूकोसिडिन इज अ टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिन जो सेल की टॉक्सिसिटी कराते हैं एंड इज क्रिएटेड बाय सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकाई प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन भी कहते हैं। ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या फिर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और वो बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं। Types of inflammation caused by bacteria, pyogenic और granulomatous। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन में ऑब्वियसली पस फॉर्मेशन होगी और इसमें प्रीडोमिनेंट सेल पता होना चाहिए, न्यूट्रोफिल है, और ग्रैनुलोमा बनेगा ग्रैनुलोमेटस में। और इसमें आपको पता होना चाहिए सेल कौन से है जी, मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली। और इसकी बैक्टीरिया के एग्जांपल्स देख लीजिएगा, आपको पता है ग्रैनुलोमा जो है वो किस में बनता है? टीबी में। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम है। और जो पायोजेनिक है उसमें वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, कोकाई होते हैं इसमें। तो इनके एग्जांपल और इनके सेल्स याद रखिए।
AB toxins, the biochemical targets of AB toxin include ribosomes, transport mechanism, intracellular signaling, cyclic AMP production, G protein के साथ जो है वो इंटरफेयर करेंगे, and effects the ranging from diarrhea to loss of neuronal function and even death हो सकती है. Super antigens क्या होते हैं? These molecules activate the T cell by binding simultaneously to a T cell receptor और MHC class 2 के साथ ये जाके एंटीजेंस बाइंड करेंगे और टी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे. अब जो टी सेल्स एक्टिवेट हुए थे वो क्या करेंगे, आगे इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करेंगे और वो बहुत मैसिवली जो है वो प्रोड्यूस करता है. इंटरल्यूकिन 1, TNF एंड इंटरल्यूकिन्स 2. एंड अल्टीमेटली क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑटो इम्यून लाइक रिस्पॉन्स आता है. सुपर एंटीजन हम इनको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं. सो दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग. सो इसमें आपके पास जो एग्जांपल है वो आ सकती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में यही है कि एग्रेसिव जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स है और सडन जो है वो फैटल कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शॉक का प्रोसेस शुरू हो जाता है. जो शॉक की कंडीशन है वही इसमें आएगा और ये प्रोड्यूस हो सकते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस से. इसके अलावा स्टेफिलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन जो ऑब्वियसली आपके जीआईटी को इफेक्ट कर रहे होंगे, एंड एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन ए और सी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस. एग्जाम्पल जो है ये याद करें कि सुपर एंटीजेंस जो है वो स्टेफ ऑरियस से आएंगे, स्टेफिलोकोकाई से आएंगे और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, और वो क्या क्या करवाएंगे. जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जीआईटी को इफेक्ट कर सकते हैं एंटीरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन जो जनरली सेल्स को इफेक्ट करेंगे. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक्सोटॉक्सिन जो है, डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स हैं और उनके मैकेनिज्म है. कुछ जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है उसकी राइबोसाइलेशन करवाएंगे. सुपर एंटीजेंस होंगे, इसकी एग्जांपल्स लेंगे, ये इस तरह से याद कर लीजिएगा. प्रोटीएजेस होंगे जो आगे अमाइनो एसिड्स को डिसरप्ट करेंगे, और लेसिथिनेज जो लेसिथिन को जाकर डिग्रेड करेगा, वो क्लोस्ट्रीडियम से आता है. एक्सोटॉक्सिन दैट इंक्रीज द इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी एक्टिविटी. इसमें जो है वो इनके नेम्स और इनके टॉक्सिन्स याद कर लीजिए. लाइक पिब्रो कॉलरा है तो कॉलरा टॉक्सिन होगा. इकोलाई में लेबाइल होता है, लेबाइल जो है वो हम हीट लेबाइल टॉक्सिन को कह सकते हैं. और बॉडीटेला पर्टूसिस जो पर्टूसिस वूपिंग कफ करवाएगा. बैसिलस एंथ्रेसिस एडिमा फैक्टर ऑफ एंथ्रेस टॉक्सिन, ये इसका एक्सोटॉक्सिन है. जो एंथ्रेक्स होता है ना वो कैटल से यूजुअली आता है. एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शन which is caused by Bacillus anthracis, एक बैक्टीरिया है उसके थ्रू होगा और यूजुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स, जिसमें आप कैटल्स की बात करते हैं. और फिर आपकी स्किन को, लंग को और जीआईटी ट्रैक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और इट कैन बी डेडली फैटल हो सकता है ये. सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है उसमें बैक्टीरिया कौन सा है और इसका एक्सोटॉक्सिन कौन सा. दैट वुड बी इनफ. एंडोटॉक्सिन है. अदर सेल वॉल कंपोनेंट्स कौन से हैं जी? द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सिग्नल देती है कि जी इन्फेक्शन है और बॉडी फिर अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है. द मॉलिक्यूलर पैटर्न इन दी स्ट्रक्चर जो सेल वॉल कंपोनेंट्स के होते हैं बेसिकली वो आगे बाइंड कर देती है with the toll-like receptors molecule and stimulate the production of cytokines. In some cases, the host response is excessive and may even be life-threatening. So इसमें just the thing you should know कि जो endotoxins होते हैं
वो सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सिग्नल्स कि इंफेक्शन प्रेजेंट है। और फिर आगे जो है वो टोल रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और साइटोकाइन को रिलीज करेंगे। इसमें पूरी समरी जो है वो यही है। अगर तो लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो इसमें एंडो जो टॉक्सिन होगा वो बॉडी के जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस करेगा, जैसे फीवर होगा, वेजोडाइलेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर इनके जो एंडोटॉक्सिन लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे तो इसमें ये क्या कर सकता है, शॉक, सेप्सिस और डेथ कॉज कर सकता है। सो लो लेवल पे सिंपल इम्यून रिस्पॉन्स आता है और हाई लेवल पे इट कैन रिजल्ट इन शॉक। और इन्फेक्शन विद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है तो उसके ब्रेक डाउन होगा और इसमें टिकॉइक एंड लिपोटिकॉइक एसिड्स जो है वो रिलीज होते हैं और उसकी वजह से आगे एक्यूट फेज रिस्पॉन्सेज आते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन्स आएंगे, फीवर होगा। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें लाइपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, सो उसके थ्रू भी क्या होगा, एक्यूट फेज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आएंगे। लाइपोपॉलीसेक्राइड के अंदर ऑब्वियसली लिपिड है, तो जो लिपिड पोर्शन होता है वो एक्चुअली एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी करवा रहा होता है। बट यू शुड रिमेम्बर कि एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव से आता है, ग्राम पॉजिटिव से नहीं आ सकता। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, एनाफाइलोटॉक्सिन्स हमने पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे के दो कंपोनेंट्स हैं C3A C5A, इनको एक्टिवेट करता है, वेजोडाइलेशन करता है। जब वेजोडाइलेशन होगी और वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, कैपिलरी लीकेज शुरू हो जाती है, एडिमा हो जाता है। और इसके साथ ये साइटोकाइंस रिलीज करता है, TNF है, इंटरल्यूकिन 1 है। जब भी जहाँ भी इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन, इम्यून रिस्पॉन्स आनी है वहाँ पे आपके सारे साइटोकाइंस आ जाएंगे और सारा आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाएगा। कोएगुलेशन कैस्केड जो हम सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इन्होंने इंड्यूस करवानी होती है। बट अगर एंडोटॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हाइपोटेंशन और शॉक कॉज करवा सकता है और अगर वो कंट्रोल ना हो तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। अच्छा जी, एंडोटॉक्सिन जो है जी, स्पेशली लिपिड ए जो सारी एंडोटॉक्सिन एक्टिविटी करवा रहा है, इसका काम क्या क्या होगा, ये टेबल अच्छा है, इसको याद कर लीजिएगा। एक्टिवेट्स दी मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस आगे साइटोकाइन रिलीज कराएंगे, इंटरल्यूकिन 1 जो फीवर करता है, TNF से फीवर और हाइपोटेंशन होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका वेजोडाइलेटर होता है, हाइपोटेंशन करवाएगा। दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे जिसमें जो है वो C3A और C5A। C3A का काम है कि वो हाइपोटेंशन और एनीमा करवाएगा, ठीक है, और C5A जो है वो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस करवाता है। बाकी आप लोग पढ़ चुके हैं कि हिस्टामिन रिलीज करवाता है, वो सारे उसके B कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। एक्टिवेट से टिश्यू फैक्टर आगे कोएगुलेशन कैस्केड में चला जाएगा और डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन DIC, और DIC से क्या होगा, डेथ हो जाएगी। So this is the thing that you should remember कि एंडोटॉक्सिन क्या क्या करवा सकता है। ये वो हाई कंसंट्रेशन में रहेंगे ब्लड। So again this is a table, फीवर करेगा, हाइपोटेंशन, इन्फ्लेमेशन एंड कोएगुलेशन। अच्छा, there is a term, ये भी important है, इसको हम SIRS कहते हैं, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। इसमें बेसिकली पूरी बॉडी जो है उसके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट आ जाती है ड्यू टू दी फ्रीक्वेंट और एग्रेसिव रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द इन्फेक्शन। इसके साइंस हैं 5, ये याद कर लेने हैं। फीवर, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो टेकिपनिया और ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। टेकीकार्डिया में जो है वो इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। यूजुअली आप कहते हैं अगर 60 से कम है दैट इज ब्रेडीकार्डिया डिक्रीज, और 100 से ऊपर आप टेकी ले लेते हैं। और इसमें जो है वो टेकिपनिया आप पेशेंट में देखेंगे कि रैपिड ब्रीदिंग हो रही होगी।
So that is tachypnea और leukocytes WBCs obviously raised होंगे, inflammatory condition है. Immunopathogenesis in certain diseases such as rheumatic fever या glomerulonephritis जो होता है acute, इसमें जो symptoms आपके पास आते हैं ना, बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा होता, जो आपकी बॉडी इतना एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है उसकी वजह से उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इम्यूनोपैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटिक फीवर. रूमेटिक फीवर के अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होती है जो आपके थ्रोट को इफेक्ट करती है, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है इसमें पहले, तो उसमें एक एम प्रोटीन होता है, जो एम प्रोटीन होगा इस बैक्टीरिया का, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, बॉडी बनाएंगी. अब ये एंटीबॉडीज जाके ज्वाइंट और हार्ट और ब्रेन इन टिश्यूज के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं, आपकी अपनी ही एंटीबॉडीज, उसकी वजह से ये डिजीज हो रहा है और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं. इन्फ्लेमेशन होती है, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, कोरिया जो है वो आपकी इनवोलेंट्री जो है वो मूवमेंट डिसऑर्डर होता है. सो ये सारी चीजें जो है वो रूमेटिक में अपीयर हो जाती हैं. I know it's very tiring, even I am, but with short time, so थोड़ा सा रह गया. टिपिकल स्टेजेस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें जी है जी 4 स्टेजेस है. इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोम, स्पेसिफिक डिजीज एंड रिकवरी. क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, दैट इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर या उसका टॉक्सिन बॉडी में एंटर हुआ और जो सिम्टम्स उसके अपीयर हो रहे, उसके दरमियान का जो टाइम होता है ना, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. That can be from hours to days or to weeks हो सकता है, डिपेंडिंग कि ऑर्गेनिज्म है कौन सा. फिर आता है प्रोड्रोम पीरियड, जिसमें नॉन स्पेसिफिक जनरल सिम्टम्स आएंगे जो किसी भी इन्फेक्शन में हो सकते हैं, लाइक फीवर है, उसको जनरलाइज बॉडी वीकनेस फील होगी, मैलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी. उसके बाद एक पीरियड आएगा जिसमें स्पेसिफिक इलनेस रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे होते हैं. दी रिकवरी पीरियड के अंदर क्या होगा, उसको हम कॉन्वेलेसेंट पीरियड भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली इलनेस अबेट्स, खत्म हो जाएगी इलनेस और पेशेंट क्या होगा, वापस रिकवरी की तरफ जा रहा होता है और हेल्दी स्टेट में आ जाता है फाइनली. सो दीज आर द स्टेजेस. टाइम ऑफ इन्फेक्शन, माइक्रोब जब बॉडी में एंटर हुआ. इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें कोई सिम्टम नहीं था. प्रोड्रोम पीरियड था जिसमें आपके जनरलाइज नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आए. और स्पेसिफिक डिजीज पीरियड था जिसमें डिजीज रिलेटेड सिम्टम आए. ठीक है, जैसे अगर जीआईटी इन्फेक्शन था, गैस्ट्राइटिस था, इसको साथ वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगी, इसका मतलब स्पेसिफिक आपने सोचा कि जीआईटी इन्वॉल्व होगा. तो रिकवरी पीरियड में क्या होगा कि सिम्टम्स डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगे एंड अल्टीमेटली क्या होगा, रिटर्न टू गुड हेल्थ, बिकॉज एंटीबॉडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द री इन्फेक्शन. अब एंटीबॉडीज बन गई हैं सर्टन बैक्टीरिया के अगेंस्ट, सर्टन इन्फेक्शन के अगेंस्ट, अब फर्दर जो है वो इन्फेक्शन को वो प्रोटेक्ट करेगी, नहीं होने देगी, क्योंकि बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो गई है. चलें जी, थैंक यू फॉर द पेशेंस. कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, एंड यू नो अटेंडेंस जो है वो मैं रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगी. आप लोगों की लोग कितने कम क्यों हैं, आपकी अटेंडेंस कम क्यों होती जा रही है आजकल के लेक्चर्स में, लाइक 70, बाकी सबकी तो एब्सेंट लगती जाएगी ना, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी. हम बच्चों के वाइवास होते हैं शायद इसलिए. बच्चे जिसकी जो टाइमिंग का इशू होता है, मुझे तो कोई मेल आती है तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं एडजस्ट करूँ. ठीक है, अगर आपकी टाइमिंग क्लैश है, क्योंकि सारे वाइवास तो सबने लेने हैं, लेकिन आप अपनी टीचर्स को मेल किया करें, उनसे पूछा करें कि हमारा इस टाइम पे लेक्चर है. और बाकी ये है कि जैसे हमारा थर्सडे को तो हमारी 4 क्लासेस होती है, तो अगर क्लास के टाइम पे आएगा तो हम आपको मेल कर दें.
हाँ, मुझे मेल्स आती हैं और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैंने एडजस्ट कर दूँ। ऑब्वियसली वाइवा ओके तो मैम। नहीं एक बच्चे के लिए मैं पूरा चेंज कर सकती कि जी वाइवा की टाइमिंग ही चेंज कर दे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन उस बच्चे का आगे के ग्रुप्स के अंदर हो रहा है तो वो आगे पीछे हो सकता है, नेक्स्ट डे पे उससे पीछे वाले डे पे इस तरह के एडजस्टमेंट कर ही लेता है। सो जस्ट ट्राई टू चलिए बी ठीक। ऑन टाइम, अपनी अटेंडेंस ना खराब करें आप लोग। ओके मैम। मैम और जिनका नोट आया हुआ है वो किस डे को देंगे? बच्चे समझ नहीं आई मुझे मैंने कहा जिनका क्या लिस्ट पूछा। में दो दफा नाम आया हुआ है, एक दफा वेडनेसडे को और एक दफा फ्राइडे को, तो वो किस दिन में देंगे? हाँ बच्चे असल में वो ये होता है कि अल्फाबेटिकली जब मैं कर रही होती हूँ ना तो आप लोगों की जो मुझे मेल्स आई हुई थी उसमें मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करती हूँ तो सम टाइम वो कुछ लोगों का मिस भी, एक आध बच्चे का मिस भी हो गया था नाम, और कुछ का मैं आगे एडजस्ट कर रही होती है तो वो पीछे से मिस हो जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है। तो इसमें आप मुझे मेल करके रिप्लाई करके बता दें, बताया भी है मुझे एक दो बच्चों ने कि हमारा रिपीट हो गया, तो मैं उसका फिर डे एडजस्ट कर देती हूँ कि नहीं आपने इस डे पे इस ग्रुप के साथ देना है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके मैम। और जिनका थर्सडे को होगा वाइवा उन लोगों ने लेक्चर में आना है, ठीक है। मैंने वो अलग से लिंक्स भेजने हैं, तो वो कुछ लोग ये होता है कि वाइवा में आ जाते हैं, लेक्चर मिस कर देते हैं, उनकी अटेंडेंस मिस हो जाती है। चलें ओके बच्चों, गुड लक फॉर योर वाइवा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।